आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर यह खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, वैभव श्रीवास्तव। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम की। आरडी का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट, यानी हर महीने किसी खास तारीख को एक खास रकम जमा कराना। तो क्या है रेकरिंग डिपॉजिट और इस स्कीम का कौन कौन फायदा उठा सकता है, इसी पर डिटेल में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान। इंडिया पोस्ट में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के डायरेक्टर बिशन सिंह जी और इंडिया पोस्ट में ही फाइनेंस सर्विसेज के असिस्टेंट डायरेक्टर देवेंद्र शर्मा जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस्तकबाल करता हूं आपका। और आज हम बात करने वाले हैं रेकरिंग डिपॉजिट की। पहला सवाल बिशन सिंह जी आपसे है, एक आम इंसान के लिए, एक आम नागरिक के लिए आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम क्या होती है, इसके बारे में हमें ज़रा डिटेल में बताएं। धन्यवाद वैभव। मैं सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि विभाग के द्वारा, डाक विभाग के द्वारा जो आरडी स्कीम चलाई जाती है, और जैसा वैभव आपने पूछा, आरडी स्कीम नेशनल सेविंग रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम 2019 के अंतर्गत संचालित होता है। ये स्कीम पंचवर्षीय 5 साल के लिए होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति एक मिनिमम अमाउंट जो 100 रुपये है और मैक्सिमम उसकी कोई सीमा नहीं है, 10 रुपये इसके मल्टीपल पे कोई भी व्यक्ति इस अमाउंट को डिपॉजिट कर 5 साल तक ये अकाउंट चला सकता है। ये स्कीम हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए जिसकी आय किसी भी स्तर की हो, सभी व्यक्ति के लिए बना है। ये स्कीम बहुत ही एक सुनिश्चित, बहुत ही एक प्रॉफिटेबल इनकम देने वाली स्कीम है, जिसमें विशेषकर खासकर जो स्मॉल सेविंग के व्यक्ति हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो अपने पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचाएं, जो गृहिणियां हैं जो मंथली सेविंग्स कुछ करें, जो स्मॉल बिजनेस ऑनर्स हैं जो कुछ पैसे बचाएं, उन सब के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक वर्ग के लिए एक बहुत ही सुरक्षित स्कीम है। 5 वर्ष के लिए संचालित होती है। इस स्कीम को आगे और 5 वर्ष के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। आपको एक डाकघर में आके एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इस अकाउंट को आप इलेक्ट्रॉनिकली भी संचालित कर सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू बिशन सिंह जी। मेरा अगला सवाल है देवेंद्र जी आपसे। जैसा कि अभी हमने जाना कि रेकरिंग डिपॉजिट में कोई भी व्यक्ति पैसा जमा कर सकता है। देवेंद्र जी, आप हमें बताएं कि जो पैसा जमा किया जाना है वो किस किस समय पर जमा कर सकते हैं? क्या महीने में एक बार जमा कर सकते हैं? क्या 6 महीने में एक बार, 12 महीने में एक बार? और कितने वक्त तक हम इसे अकाउंट को, जो आरडी का अकाउंट है, उसे रख सकते हैं? धन्यवाद वैभव जी। डाक विभाग की ओर से मैं सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। जैसा कि इस स्कीम का नाम ये है रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, इसमें बार बार जमा करना इसका शाब्दिक अर्थ है। तो इस स्कीम में मासिक तौर पे राशि जमा की जाती है। जमाकर्ता प्रति माह राशि जमा करा सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार एडवांस भी जमा करा सकते हैं। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल और इवन 5 साल तक भी राशि जमा करा सकते हैं। तो अगर कोई जमाकर्ता 6 महीने की अग्रिम जमा कराते हैं तो उनको कुछ छूट भी मिलती है, और 12 महीने की जमा कराते हैं तब भी उनको एडिशनल छूट है, रिबेट मिलती है। तो जमाकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार कितने भी खाते खुला सकते हैं। इस स्कीम की एक और बेहतरीन फ़ायदा यह है कि आज हमारे पास आय बढ़ी कुछ, तो हमें लगता है कि इस महीने हमारे 400 रुपये बढ़ गए, तो हम उस 400 रुपये से एक नई आरडी शुरू कर सकते हैं। आगे जाके 200 रुपये हमारी आय और बढ़ी या और कहीं से बचत शुरू हुई, उसके बेसिस पे हम और नया खाता खोल सकते हैं। तो कितने भी खाते खोल सकते हैं। मिनिमम 100 रुपये, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जी बिल्कुल जी। बहुत ज़रूरी बात है ये कि आरडी का जो खाता है वो किसी भी अमाउंट से खोला जा सकता है, और साथ ही साथ आप अलग अलग अकाउंट्स एक ही साथ खोल सकते हैं। बिशन सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि जो छोटे तबके से आते हैं लोग, या अलग अलग वर्गों से आते हैं, या अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जो लोग अपनी आय को सुनिश्चित नहीं कर पाते, या वो ये जान नहीं पाते कि इस महीने कितनी आय होगी, या मान लीजिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानते हैं कि इतनी आय होगी,
उनके लिए रेकरिंग डिपॉजिट क्यों बहुत ही ज़रूरी एक स्कीम है और क्या फ़ायदा मिलता है उनको रेकरिंग डिपॉजिट से, क्योंकि जैसा हमने जाना कि हर महीने में रेकरिंग डिपॉजिट हमें कुछ ना कुछ एक ख़ास रकम जमा करनी होती है। वैभव, इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति चाहे वो अडल्ट, सिंगल अडल्ट है, माइनर व्यक्ति है जो गार्जियनशिप में, माइनर बच्चा जो 10 साल से अधिक की उम्र का है, या कोई भी व्यक्ति जो अनसाउंड माइंडेड है लेकिन गार्जियनशिप में, इस अकाउंट को खोल सकता है। अकाउंट की जो मिनिमम लिमिट है, अमाउंट लिमिट है, वो 100 रुपया है। कोई व्यक्ति महीने में 100 रुपये भी बचा सकता है तो इस अकाउंट को खोल के अपना कंटिन्यू कर सकता है। विशेषकर उन लोगों के लिए जो खासकर जिनका इनकम है लेकिन बचत बहुत कम है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये हर एक वर्ग के लिए, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे स्मॉल बिजनेस ओनर हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वैसा व्यक्ति जिनकी आय बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे देवेंद्र जी ने बताया कि इसमें अधिकतम लिमिट जो मंथली कंट्रीब्यूशन है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो हर एक वर्ग के व्यक्ति के लिए ये स्कीम बहुत ही सुरक्षित है। हम ये बताना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति नज़दीकी डाकघर में जाके इस अकाउंट को खोल सकता है, और इसके साथ साथ अगर आप इस अकाउंट के माध्यम से ये भी चाहते हैं कि इसको आपने फर्दर एक्सटेंड करना है तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इस अकाउंट के माध्यम से जो आपका पैसा रहेगा वो बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, अगर आपको किसी समय पे इसकी आवश्यकता पड़े इसको विड्रॉल करने की, विभाग ने वित्त मंत्रालय के अधीन स्कीम्स में कुछ इस तरह की प्रोविजंस हैं कि आप इन स्कीम से अपना पैसा निकाल भी सकते हैं कुछ शर्तों के साथ में। और मेरा मानना है कि सभी वर्गों के लिए, सभी तबकों के लिए, हर आय वर्ग के लिए बहुत ही एक बेहतरीन स्कीम है। सबको इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जी बिशन जी, बहुत ही ज़रूरी बात आपने हमारे सभी व्यूअर्स को बताई कि ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए रेकरिंग डिपॉजिट में, क्योंकि वो रकम, वो ख़ास रकम जो आप हर महीने जमा करते हैं, आगे जाकर आपके बहुत फ़ायदे का काम दे सकती है, आपको बहुत मदद कर सकती है। देवेंद्र जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने बात की कि मिनिमम अमाउंट जो ज़रूरी है वो है 100 रुपये, पर क्या मैक्सिमम अमाउंट भी कुछ ऐसा है जो रेकरिंग डिपॉजिट में डाला जा सकता है, या उससे ज़्यादा अमाउंट हम नहीं डाल सकते? जी वैभव जी, इस स्कीम में मिनिमम लिमिट 100 रुपये है, उसके अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। कोई चाहे तो 1 लाख का भी खाता खोल सकता है, आरडी 10 लाख का भी। तो ये एक ऐसी योजना है जो हर वर्ग के लोगों के लिए है। अगर स्टूडेंट है उनके लिए है, छोटे बच्चे हैं उनमें बचत की आदत के लिए वो अपने छोटी आय से शुरू कर सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी खाते खोल सकते हैं, कितनी भी राशि से खाता खोल सकते हैं। जी, और अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, क्योंकि आमतौर पे क्या देखा जाता है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है, कोई भी आम आदमी एक इन्वेस्टमेंट करता है तो बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए ये जानना कि इस इन्वेस्टमेंट पर, इस निवेश पर आमदनी कितनी होगी, हम आय कितनी कमा पाएंगे, इसके इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं आरडी के, और क्या ये बार बार बदलते रहते हैं या एक समय के अंतराल पर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही इनमें बदलाव आता है? वैभव, इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि एज ऑन डेट इसमें जो इंटरेस्ट के प्रतिशतता है वो है 5.8%। जी, क्वार्टरली कंपाउंडेड है। और आपने दूसरी बात कही कि इसके इंटरेस्ट कब बदलते हैं, तो इनका जो इंटरेस्ट का जो निर्धारण होता है वो वित्त मंत्रालय करता है, उसके भी कुछ अपने फार्मूले हैं, सिद्धांत है, उसके अधीन करता है। जनरली इन इंटरेस्ट का जो निर्धारण होता है वो क्वार्टरली बेस पे होता है। अभी करंट फाइनेंशियल ईयर का जो 3rd क्वार्टर का जो इंटरेस्ट हमारा चला हुआ है 1 सितंबर से 31 दिसंबर के मध्य का, वो 5.8% है। उसके बाद वित्त मंत्रालय रिव्यू करेगी और उसके अकॉर्डिंगली मंत्रालय इसमें निर्णय लेती है। क्वार्टरली इसका निर्धारण होता है, और आगे पीछे का जो हमने देखा है कि इसके इंटरेस्ट में हमेशा सुधार हुआ है, लास्ट क्वार्टर में भी यही था, और जब दिसंबर एंड में इसका दोबारा रिव्यू होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ सकारात्मक चीज़ें ही डेवलपमेंट हो। बट एक क्वार्टरली रिव्यू होता है और वित्त मंत्रालय इसका निर्धारण करता है। जी, एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि आजकल हम सभी देखते हैं कि बाज़ार में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आते हैं, और जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको इस बात से ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या इन उतार चढ़ावों की वजह से जो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अमाउंट कम हो जाए या उसमें कुछ रकम कम हो जाए या लॉस हो जाए अंत में। देवेंद्र जी, आप ज़रा हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे व्यूअर्स को, या कहें कि प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को आप डिटेल में समझाएं कि मार्केट फ्लक्चुएशन से तो आरडी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी वैभव जी,
जितनी भी हमारी अल्प बचत योजनाएं हैं वो भारत सरकार की योजनाएं हैं जो वित्त मंत्रालय के अधीन संचालित की जाती है डाकघर द्वारा। सभी योजनाओं पे सोवरन गोल्ड गारंटी है, तो भारत सरकार की गारंटी है, सोवरन गारंटी है, तो इसमें कम का कोई प्रश्न नहीं है। आरडी अकाउंट में जिस दिन खाता खोला उस दिन जो इंटरेस्ट रेट है 5 साल तक वही मिलेगी आपको। अगर आगे कम भी होती है तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। इन केस अगर अकाउंट को एक्सटेंड कराया जाता है 5 साल के बाद अगले 5 साल के लिए, तब भी जिस दिन आपने शुरू में खाता खोला है वो 10 साल तक आपको वही रेट मिलेगी। उदाहरण के लिए हम देखें कि आज से अगर 4 साल पहले किसी ने खाता खोला था आरडी, उनकी आरडी की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थी 7% या 7.4%, तो अगर वो आगे अगले 10 साल तक वही उनको रेट मिलेगी। आज अगर कम भी है तो उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो ये एक बेहतरीन गारंटीड और सुरक्षित स्कीम है और कहीं पे भी कम का तो प्रश्न ही नहीं आता। इसमें सोवरन गारंटी स्कीम है इस भारत सरकार की सभी बचत योजनाओं पर। जी बिल्कुल, अल्प बचत योजनाओं पर। बिल्कुल ठीक कहा। बिशन जी, अगला सवाल आपसे ये होगा कि किस तरीके से आरडी की ज़रूरत को महसूस किया गया, क्यों ऐसा माना गया पोस्ट ऑफिस द्वारा या वित्त मंत्रालय द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, कि आरडी एक लघु सेविंग स्कीम, जैसा आपने कहा कि स्मॉल सेविंग स्कीम है, कोई भी तबके का व्यक्ति, कोई भी इंसान जो किसी भी नौकरी में है या नौकरी पेशा है या अपना पेशे से कुछ काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या जैसा कि आपने कहा कि गृहिणी हो, हाउसवाइफ्स हो, वो भी खोल सकती हैं, क्यों ज़रूरत लगी आरडी को खोलने की? और साथ ही साथ आरडी का जो एक टारगेट ऑडियंस है वो क्या है? कौन सी वो टारगेट हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं और जिनके प्रति हम ये कह सकते हैं कि आरडी इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है? वैभव, जैसे आपने सवाल ही मुझसे किया कि इस स्कीम की, आरडी स्कीम की आवश्यकता क्यों पड़ी जी। आरडी स्कीम में एक चीज़ हम देख सकते हैं कि इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 100 रुपया है। हाँ जी। आप मंथली 100 रुपया से भी आप सेविंग कर सकते हो, तो उससे आप आरडी अकाउंट्स खोल सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता इस कारण से पड़ी कि आपके पास मंथ में मिनिमम 100 रुपये भी अमाउंट अगर डिपॉजिट सेव होता है तो आप इसको कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट कीजिए, बजाय आप इसको अपने घर पे रखें या इसको कहीं दूसरे चीज़ों में खर्च कर लें। इसको किसी स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए और ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक डिसिप्लिन भी देता है। जैसे कि देवेंद्र ने बताया कि इसमें हर महीने वो वही अमाउंट, उतने ही अमाउंट को डिपॉजिट करना होता है। तो इसकी जो आवश्यकता पड़ी, जितने भी जो स्मॉल सेविंग्स हैं, स्मॉल जो थोड़ा बहुत पैसा बचा लेते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, कोई भी बच्चा जो पॉकेट मनी से 100 रुपये भी बचा सकता है, उसको वो बचाए हुए पैसे को किसी फंड में डाल के उसको इंटरेस्ट उसमें कैसे कमाया जाए, उसके संदर्भ में इसकी आवश्यकता महसूस हुई और सरकार ने या वित्त मंत्रालय ने स्कीम को संचालित किया। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये तक सीमित नहीं है। जैसे देवेंद्र ने भी बताया, हर एक क्षेत्र में, हर एक वर्ग में कुछ ना कुछ सेविंग होती है। बच्चा चाहे पॉकेट मनी से सेविंग करे, गृहिणी चाहे अपने महीने के किचन के खर्चे से सेविंग करे, दुकानदार अपना कोई दुकान के महीने के कमाई से सेविंग करे। हर एक व्यक्ति के सेविंग के अनुसार इसको संचालित करने के लिए इस स्कीम की आवश्यकता पड़ी। और इसका जो टारगेट ऑडियंस है, देश का प्रत्येक नागरिक, देश के प्रत्येक नागरिक इसका टारगेट ऑडियंस है। हम प्रमोट करते हैं इसको हर एक व्यक्ति के साथ, लेकिन हमारा एक बल रहता है कि हम इसको प्रमोट करें जो खासकर स्मॉल सेविंग्स, जैसे इसका नाम ही है स्मॉल सेविंग्स है, छोटे जो इनकम वाले हैं, जिनकी छोटी बचत होती है, 100 रुपये का है, 200 रुपये का है, 500 रुपये का है, चाहे वो गृहिणी है, दुकानदार है, बच्चा है, तो ये हमारे टारगेट ऑडियंस रहते हैं। ऑल ओवर प्रत्येक नागरिक, भारत का नागरिक इसका टारगेट ऑडियंस है। जी बिल्कुल बिशन जी, बहुत ही बड़ी बात कही आपने। और मुझे लगता है जो एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, ये बहुत ही एक अहम ज़रिया होता है शायद उन सभी लोगों के लिए जो अपनी खुद की इज्जत करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन ही एक ऐसा ज़रिया है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे वो लाइफ में हो, कि आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में बहुत एक अहम बात जो इस बात से निकल के आती है वो ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ सरकार ले जाना चाहती है, हम सभी को चाहती है कि जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, वो सभी लोग आएँ और अपने पैसे को घर पे रखने की बजाय एक बहुत ही गारंटीड, जैसा कि आपने कहा कि एक सॉवरन गारंटी है, एक बहुत ही सुरक्षित, एक बहुत ही सेफ जगह पर इन्वेस्ट करें। देवेंद्र जी, क्यों ये ज़रूरी होता है सभी लोगों के लिए समझना कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितनी अहम चीज़ है हमारी कंट्री में, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, और किस तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत बनाती है, साथ ही साथ
लोगों को भी इस बात का एहसास दिलाती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के जरिए वो बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस और जितना भी ये वित्तीय ढांचा है उसका एक अहम भाग हैं और बन सकते हैं। जी वैभव जी, बचत जो शब्द है वो अपने आप में ही फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जी। बचत को अगर पूर्ण रूप से परिभाषित करती है या सपोर्ट करती है तो ये आवर्ती जमा योजना है। ये ऐसी योजना है जो एक बचत की आदत डालती है। आप छोटे अमाउंट से लेके बड़े अमाउंट तक भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बचत कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बचतें इकट्ठी होकर भारत सरकार के पास जाती है और देश की विकास योजनाओं में इनसे सहयोग मिलता है। तो जो बचत होती है वो एक राष्ट्र की समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरा इससे फ़ायदा ये है कि अगर जो लो तबके के वर्ग है या हर सभी वर्गों के लोग हैं, उनका पैसा अगर वो घरों में रखेंगे या छोटी राशि भी घरों में रखेंगे तो वो अनप्रोडक्टिव रहेगा। तो आरडी योजना या बचत योजना जो आपकी है ये उस अनप्रोडक्टिव पैसे को प्रोडक्टिव पैसा बनाती है। आपका पैसा आपके लिए वर्क करता है। तो आरडी जो है, रिकरिंग डिपॉजिट योजना है, आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट निभाती है। जी देवेंद्र जी, बहुत ही अहम बात हमें ये पता लगी कि आप छोटी से छोटी रकम, जो मिनिमम रकम है 100 रुपये से लेकर आप बड़ी से बड़ी किसी भी रकम तक एक ख़ास तारीख को हर महीने जमा कर सकते हैं। ये रिकरिंग डिपॉजिट में आता है। लेकिन मान लीजिए बिशन जी, आपसे ये अगला सवाल मेरा ये होगा कि दो लोग हैं जो साथ में मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, या कोई भी परिवार का ऐसा व्यक्ति है, जैसे आपने कहा कि बच्चे पॉकेट मनी तक कर सकते हैं, तो कोई दो मित्र हैं, कोई दो दोस्त हैं जो आपस में साथ मिलकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इस इन्वेस्टमेंट की आदत को अपने अंदर बढ़ावा देना चाहते हैं। जॉइंट अकाउंट का क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है और किस प्रपोर्शन में जो जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं उनको इस इंटरेस्ट को दिया जाता है? वैभव, बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा और मैंने शुरू में भी बताया था कि जो अकाउंट होल्डर्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें जॉइंट अकाउंट का भी एक कंसेप्ट है। वो आरडी के संदर्भ में सिर्फ 2 लोगों का ही नहीं है, 2 लोग भी खोल सकते हैं और इवन 3 अडल्ट्स भी इसको जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। जी, अच्छा। तो जॉइंट अकाउंट में ये एक बहुत ही एक अच्छी सुविधा है, चाहे 2 व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति में या जो 3 व्यक्ति होंगे उसमें ये भी आवश्यकता नहीं है कि वो एक ही परिवार के सदस्य हो या कोई भी हो। 2 मित्र भी खोल सकते हैं साथ में, 2 ऑफिस के कलीग भी इकट्ठे होकर खोल सकते हैं और उनको कंट्रीब्यूशन अपने अकॉर्डिंगली देना है। जो आपका मंथली कंट्रीब्यूशन डिसाइडेड है, अगर आपके 1000 रुपीज़ का उन्होंने आरडी खोला तो 1000 रुपीज़ देना है। इसमें वो चीज़ डिफाइंड किया जाता है कि किसने 500 रुपये देना है, दूसरे ने 500 रुपये देना है, इससे कोई संदर्भ नहीं है। 1000 रुपये उस अकाउंट में मंथली आ जाना चाहिए। वो अकाउंट जॉइंट अकाउंट चाहे 2 के नाम से हो, 3 के नाम से हो। और मैं तो ये अपील करूंगा हमारे दर्शकों से कि जॉइंट अकाउंट में ज़रूर खोलें, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, खासकर अपने बच्चों को उसमें इंक्लूड करें, खासकर हमारे जो घर में हमारे बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी, उनको इंक्लूड करें, लेकिन जॉइंट अकाउंट्स भी ज़रूर खोलें ताकि एक जॉइंट हमारी एक संबंधों की एक जो मजबूती है वो भी इससे दर्शाती है। जॉइंट अकाउंट का कंसेप्ट विभाग के इस स्कीम में उपलब्ध है और सबको इसमें भागीदारी के साथ खोलना चाहिए और जॉइंट अकाउंट से खासकर बच्चों के साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद है। जी बिशन जी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत बात आपने हमें बताई कि रिश्तों का जो मजबूती है, आपसी मजबूती, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रति एक साथ जाते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट भी एक साथ करते हैं तो हम ना सिर्फ उस बात को समझ पाते हैं, उसके ख़तरों को समझ पाते हैं, हम जान पाते हैं कि कितना ज़रूरी होता है हर महीने बचत करना। देवेंद्र जी, आपसे अगला सवाल ये होगा कि मान लीजिए 1000 रुपये की एक आरडी खोली जाती है, 500 रुपये की आरडी खोली जाती है, 100 रुपये की आरडी खोली जाती है, उदाहरण के तौर पर बात कर रहे हैं। तो जो पैसा जमा किया जाना है, और बिशन जी आप भी इस सवाल पर रोशनी डालें बाद में, कि क्या ये ज़रूरी है कि इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए ही ये पैसा जमा किया जाए? क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भाई हम इंटरनेट बैंकिंग तो इस्तेमाल करते नहीं हैं, या हमारे जो क्षेत्र हैं अभी तक वहाँ पर इंटरनेट की इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है, या जो भी ऐसी और बातें हैं। तो आप प्लीज़ विस्तार में बताइए कि किस तरीके से पैसा जमा होता है कि जो आरडी का अकाउंट है उसमें पैसा आए और आरडी आगे बढ़ती रहे। जी वैभव जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया। ये ऐसी योजना है डाक विभाग की
जो सभी वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करती है और उनको सुविधा प्रदान करती है। जो लोग नए यूथ है, टेक्नो सेवी है, वो ई बैंकिंग के माध्यम से इस योजना को ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं और उस खाते को ऑनलाइन भी क्लोज कर सकते हैं। जो स्वयं अपनी आर्थिक कार्य करते हैं, जो लिटरेट है, अपने निकटतम डाकघर में खुद जाके किसी भी डाकघर में जमा कर सकते हैं, CBS डाकघर में। ये भी आवश्यक नहीं है कि एक पोस्ट ऑफिस में आपका RD अकाउंट है तो आप दूसरे में जमा नहीं कर सकते। पूरे भारत में किसी भी डाकघर में आप जमा कर सकते हैं। उसके अलावा भारत सरकार ने और महिला सशक्तिकरण की और इस स्कीम में महिला अभिकर्ता बनाए, जो पूरे भारत में 2 लाख से अधिक महिला अभिकर्ता है, जो घर घर RD की राशि कलेक्ट करती है, जिसमें कि महिला गृहिणी है या इलिटरेट लोग हैं या श्रमिक है जो अपना समय नहीं निकाल सकते कि पोस्ट ऑफिस जाएं। तो महिला अभिकर्ता 2 लाख से अधिक है पूरे भारत में, वो उनके घर जाके भी कलेक्ट करके और उनके माध्यम से डाकघर में वो राशि जमा करते हैं। तो सभी वर्गों के लिए पूरी सुविधा है कि आप खाता किसी भी माध्यम से इसमें जमा कर सकते हैं, आपको पूरी सुविधा है जी। और बिशन जी, अगला सवाल ये होगा कि मान लीजिए हमने खाते में राशि जमा कर दी, अब जब उसका इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है वो किस तरीके से मिलता है? क्या ये ज़रूरी है कि वो बैंक में ही जाएगा इंटरेस्ट रेट, या उसमें भी ये प्रोविज़न है कि हम कैश में इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं? क्योंकि ये भी सवाल हो सकता है हमारे व्यूअर्स का। इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि जो आवर्ती जमा है, रेकरिंग डिपॉजिट है, इसका इंटरेस्ट रेट 5.8% क्वार्टरली कंपाउंडेड है। मतलब हर एक क्वार्टर में ये कंपाउंडेड होता है, ये उसी अकाउंट में रहता है। इसमें ये संदर्भ नहीं है कि इसको मंथली क्वार्टरली उसको क्रेडिट होता है, ये उसी अकाउंट में रहता है, कंपाउंडेड होता है, ये उसी अकाउंट में रहेगा और आपका बहुत सुरक्षित रहेगा, लेकिन कंपाउंडेड रहेगा। देवेंद्र जी, अगला सवाल आपसे ये होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हमने बात की रेकरिंग डिपॉजिट की, जिसमें हर महीने एक खास रकम आप जमा करते हैं। अब कोई ऐसी परेशानी आ जाती है या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इन्वेस्टर या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये ज़रूरी लगता है कि हमें पैसा पहले ही बाहर निकाल लेना चाहिए, विड्रॉल का क्या तरीका है, क्या प्रणाली है, वो क्या प्रोसेस है जिसको फॉलो करने के बाद एक इन्वेस्टर पोस्ट ऑफिस से अपनी जितनी भी जमा की हुई जमा पूंजी है, रकम है, उसको निकाल सकता है? और ना केवल निकाल सकता है, क्या उसमें कोई चार्जेस भी लगते हैं? जी वैभव जी, RD स्कीम के अंदर जो 5 साल की योजना है, इसमें प्री मैच्योर क्लोजर की सुविधा है। 3 साल बाद कोई भी खाता धारक फॉर्म भरकर अपना खाते का पैसा निकाल सकता है, प्री मैच्योर क्लोज कर सकता है। अगर 3 साल से 5 साल के बीच खाते को बंद करते हैं तो उस खाते पे सेविंग बैंक का ब्याज ही देय होगा, कटौती कोई एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा एक और बेहतरीन सुविधा जमाकर्ताओं के लिए है। खाता खोलने के 1 वर्ष बाद वो अपनी जमा राशि में से 50% का लोन भी ले सकते हैं इस खाते में से, अपनी अगर ज़रूरत होने के बाद, और उस लोन को वापस किस्तों में भी पे किया जा सकता है और एक मुश्त भी पे किया जा सकता है। तो दोनों ऑप्शन है। अगर अपनी ज़रूरत हो, खाता बंद न करें, तो लोन एक बेहतरीन ऑप्शन है कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खाते से लोन लिया जाए और धीरे धीरे उसको वापस चुका दिया जाए, तो आपकी सेविंग बढ़ती रहेगी और आपका खाता भी बंद नहीं कराना पड़ेगा। इसी संदर्भ में मैं, और जो आपने कहा कि मेरा सुझाव ये है कि बजाय एक बड़ा अकाउंट खोलने के लिए मल्टीपल अकाउंट्स खोलें। जैसे 1000 का यदि कोई व्यक्ति एक खाता खोलता है, उसकी बजाय अगर वो हर महीने 100 रुपये का खाता खोलें और 100 रुपये के खाते में 12 माह की हर माह जमा एक साथ कराए, उस कंडीशन में उनको 1200 रुपये पे 40 रुपये रिबेट मिल जाएगी। तो हर महीने 1160 रुपये जमा कराने हुए वैसे वो 1000 जमा कराते। 5 साल बाद उनको हर महीने परिपक्वता राशि 6970 रुपये प्रति 100 रुपये वर्ग के ऊपर मिलेगी। तो इस तरह से उनको अगर आगे कभी ज़रूरत पड़ी तो एक खाते को ही प्री मैच्योर क्लोज कराना पड़ा, न कि पूरे 12 खातों को। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर कोई 10,000 का अकाउंट खुलाना चाह रहे हैं तो 1,000 रुपये के 10 खाते खोल सकते हैं, 12 खाते खोल सकते हैं। तो इससे उनको फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से छोटी अमाउंट या एक खाता या 2 खाता बंद कर सके। बिल्कुल देवेंद्र जी, बहुत ही ज़रूरी बात आपने बताई। अब हम बिशन जी आपसे जानना चाहेंगे कि हमने जॉइंट अकाउंट की बात की, जॉइंट अकाउंट के बाद अगर माइनर अकाउंट की बात की जाए,
कितना ज़रूरी होगा माता पिता के लिए कि वो अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं और उस सिक्योरिटी के ज़रिए वो चाहते हैं कि जब भी आगे चलकर पढ़ाई के लिए या और किसी काम के लिए ज़रूरत हो उस पैसों की, तो हम देखते हैं कि आम घरों में ये बहुत आम एक चलन है कि हम छोटी छोटी राशि करके जमा करते हैं हर महीने और फिर अंत में उसका एक लाभ मिलता है। कितना ज़रूरी है कि जब बच्चा छोटा है, माइनर है, तो उसके माँ बाप या जो भी उसके गार्डियन हैं वो उस अकाउंट को खोलें और फिर उसका लाभ उनको बाद में मिले लॉन्ग टर्म में। वैभव, माइनर अकाउंट्स के संदर्भ में दो बातें बहुत स्पष्ट है। माइनर अकाउंट्स, जब भी कोई बच्चा है, कोई बेटा या बेटी 10 साल से कम उम्र का है तो उसका गार्जियनशिप में अकाउंट खुलेगा, और अगर वो बच्चा 10 साल से अधिक आयु का है तो वो स्वयं भी इसको संचालित कर सकता है। मेरा जो मानना है कि माइनर अकाउंट्स तो हमें ज़रूर खुलवाने चाहिए, क्योंकि आगे चलकर बच्चे के पढ़ाई के लिए, बच्चे के अन्य खर्चों के लिए ज़रूर पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो माइनर के नाम से तो ज़रूर अकाउंट खुलवाएं। माइनर के नाम से उसके गार्जियनशिप में अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। माइनर अगर 10 साल से अधिक आयु का है तो इंडिपेंडेंटली उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं, और जॉइंट अकाउंट में भी माइनर्स के साथ खुलवा सकते हैं। लेकिन ज़रूर इन्वेस्ट करें। माइनर्स की जितनी भी आगे की आवश्यकता होगी वो उसकी संपूर्ति होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, माइनर जो बच्चा अभी बहुत छोटा है उसमें बचत की आदत डलेगी। वो बच्चा शुरू से ही बचत करने के प्रति प्रोत्साहित होगा और अपने गार्जियनशिप में, उसके अपने पेरेंट्स के साथ में वो इस चीज़ को, बचत को आगे बढ़ा सकता है और इस डिसिप्लिन को बनाए रख सकता है। जी, बिशन सिंह जी, देवेंद्र जी, आप समय निकालकर हमारे स्टूडियोज़ में आए, हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।